नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और आज के सेशन की बात करें तो बाजार में रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला लगातार 7वें दिन जारी रहा। आज सेंसेक्स ने पहली बार 46,000 का अहम स्तर थामा है, तो वहीं निफ्टी भी 13,500 के पार निकला। निजी बैंकों की तरफ से आज सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन रहा। हालांकि आज सरकारी बैंकों में मुनाफा वसूली देखने को मिली। वहीं निफ्टी आईटी भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्लोज हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस और एशियन पेंट्स आज के टॉप गेनर्स रहे हैं और पॉजिटिव खबरों से रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। संस्थागत निवेशकों के आंकड़े लाएं तो एफआईएस की ओर से एक बार फिर से खरीदारी हुई है। 6500 करोड़ की कैश मार्केट में डीआईज ने बिकवाली की है, लगभग 2500 करोड़ की। आज हमारे साथ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से गौरांग शाह बने हुए हैं। उनका एक क्विक व्यू लेते हैं मार्केट्स पर, उसके बाद आपकी क्वेरीज को भी करेंगे शामिल। एक बार फिर से बता दें, हर रोज की तरह कि ये शो ट्विटर, फेसबुक पर लाइव है। अपने क्वेश्चंस आप वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। आपके सवाल हम ज्यादा से ज्यादा अगले आधे घंटे में लेने की कोशिश करेंगे। गौरांग जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। सबसे पहले तो एक क्विक व्यू मार्केट्स पर, एक टिप ऑफ सजेशन हमारे व्यूअर्स के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं इस टाइम, क्या कहेंगे? धन्यवाद दीपाली जी आपका, और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो आज लगातार 7वें दिन मेरे ख्याल से निरंतर नई ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छूने की क्षमता हमारे बाजार ने दर्शाई। आज 500 पॉइंट के करीब सेंसेक्स ऊपर था, 136 पॉइंट के आसपास निफ्टी ऊपर था। हमें ऐसा लग रहा था दीपाली के करीबन 13,500 के आसपास निफ्टी पर शायद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है और शायद थोड़ा बहुत दायरे में कामकाज हो सकता है। लेकिन आज 13,530 के पास जाकर के बंद दिया, यानी कि बाजार में मजबूती बहुत बेहतरीन तरीके से है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो आपकी जोखिम झेलने की क्षमता है उसको नज़रअंदाज करके बेफिक्र हो जाए। आपको अनुशासन रखना है, और अगर आपने निवेश किया है छोटी मध्यम अवधि में और आपको मुनाफा मिल रहा है तो पहले तो थोड़ा बहुत मुनाफा समेट ले, और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो कुछ शेयरों में निवेश बनाए रखें। लेकिन एक काम बिल्कुल कीजिए कि आप अपना जो मुनाफे वाला स्टॉप लॉस है निरंतर उसको ध्यान में रखें, और जैसे जैसे आपका निवेश किया गया शेयर ऊपर जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएं, ताकि अगर किसी असमंजस परिस्थिति होती है और बाजार में करेक्शन आता है तो आप चौकन्ने रहेंगे और आप मुनाफा समेट करके निकल जाएंगे। स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, ट्रेलिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है ये आपकी पूंजी को नुकसान पहुंचा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा दीपाली के अभी हमने जो ब्रॉडर मार्केट्स में यानी कि छोटे और मझौले शेयर में रैली आते हुए दिखी है, खास करके छोटे शहरों में आपका अगर निवेश है तो ये मौका होगा आपको अपने पोर्टफोलियो को रिशफल करने का और उन छोटे शहरों में से निकलने का जो आपके पोर्टफोलियो में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। जी चलिए, सवालों करते हैं शामिल। शैलेश है हमारे साथ सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। शैलेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार दीपाली जी, शैलेश मोदी बोल रहा हूँ सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। गौरांग सर, मैं आपका बड़ा फैन हूँ, रेगुलरली आपके शो को देखता भी हूँ सीएनबी से आवाज पर। मेरा सवाल ये है कि मैंने आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड के 100 शेयर्स लिए थे 28 अगस्त को 323 रुपये 73 पैसे पर, और तब से मैं देख रहा हूँ कि इसका डाउनफॉल ही है। इसकी अपसाइड कब आएगी, मुझे कब तक इसको होल्ड करना चाहिए ताकि मैं प्रॉफिट में एग्जिट कर सकूं? बताइए गौरांग जी, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स पर सवाल है इनका। तो पहले तो शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो सराहना करी है आपको और हौसला अफजाई किया हमारा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है शैलेश जी के हम सीएनबीसी आवाज़ जैसे बिजनेस न्यूज़ चैनल, दिग्गज चैनल पर हम लोगों को मार्गदर्शन करें निवेशकों का, और उनको सही राय और सलाह दें। तो ये कंपनी जहाँ पर आपने निवेश किया है ये कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में काम करती है। हालांकि जिस स्तर पर आपने निवेश किया है वहाँ से मौजूदा स्तर थोड़ा नीचे है, लेकिन अगर आपके पास समय की किल्लत नहीं है, कमी नहीं है, तो मैं आपको राय दूंगा कि फ़िलहाल आप बने रहें। और अगर नीचे आता है थोड़ा बहुत शेयर 235-230 के आसपास, और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो आप वहाँ पर और भी जोड़ सकते हैं, जिससे आपका जो निवेश का ऊपर का स्तर है
वो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि जो स्तर पर आपने खरीदा है वो काफ़ी ऊपर का है। तो थोड़े बहुत खरीदारी इस स्तर पर करें और 230 के आसपास और अगर थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ शैलेश जी कि जितनी मात्रा में आपके पास शेयर्स है उसकी आधी क्वांटिटी इस स्तर पर एवरेज करें और बाकी की जो आधी क्वांटिटी है वो 230 के आसपास या उसके नीचे करें। इससे क्या होगा, आपका खरीद का स्तर नीचे आ जाएगा और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरीके से आप निर्माण कार्य में तेजी आ रही है, इस क्षेत्र को फायदा मिल सकता है। तो बने रहे, लेकिन नीचे की तरफ एवरेज करें। ठीक है। अगला सवाल हमें फेसबुक के जरिए बाबू ने भेजा है और भारतीय एयरटेल पर इनकी क्वेश्चन है। लगभग 2500 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं गौरांग जी, और जिनका खरीदारी का भाव है वो 545 का है। जानना चाहते हैं क्या करें, बताइए। हालांकि रीसेंट लो से तो काफी स्मार्ट रिकवरी इसने दिखाई भी और अब 500 के ऊपर फाइनली ट्रेड हो रहा है, तो नुकसान इनका कम हुआ है, बट अभी क्या करें? अब भारतीय एयरटेल की हम बात कर रहे हैं दीपाली जी। ओके, तो जी हाँ बिल्कुल। जियो का जो एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव टैरिफ आया था, उसके बाद हमने देखा कि भारतीय एयरटेल में काफ़ी नीचे के तरफ के दायरे देखे और उसके बाद बहुत ही अच्छी बेहतरीन तरीके से इस स्टॉक ने रिकवरी भी दिखाई है। हमारे तरफ से लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राह है और लक्ष्य अगर आप हमें पूछे लंबी अवधि के लिए तो करीबन 680-700 के आसपास का लक्ष्य हम बना करके चलते हैं। और ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जियो के बाद जो भारत में कामकाज करती है और इनका कामकाज विदेशों में भी है। तो पहले तो बने रहें और अगर 480 या 450 के आसपास फिर से बाजार में अगर कुछ करेक्शन आता है और ये नीचे की तरफ जाता दिखे तो थोड़ा बहुत निवेश और भी बढ़ाए, लेकिन नजरिया लंबी अवधि के लिए रखें। और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि नतीजों के आधार पर ये आपको 680-700 के आसपास मध्यम से लंबी अवधि तक जाता हुआ दिखाई देगा। होल्ड करने की सलाह है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बने रहिए इस पोजीशन में। दिलीप है अगले कॉलर हमारे साथ एमपी से। दिलीप जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। गुड इवनिंग दीपाली जी। मैम मेरा सवाल था, मैंने एवरेट लिया था 204 के भाव से 1500 से यार, तुमसे होल्ड करना चाहिए या? ठीक है, पूछ लेते हैं गौरांग जी से। गौरांग जी 204 की खरीदारी 195 पर बंद हुआ है एवरेट इंडस्ट्रीज का स्टॉक, थोड़ा नुकसान इनको, क्या करें? तो दिलीप जी आप बने रहें। अगर बहुत ही छोटी अवधि का आपके पास समय सीमा है, आपने निवेश किया है, तो 190 के नीचे का एक स्टॉप लॉस बना करके चले अगर आपको अपना जोखिम सुरक्षित करना है तो। लेकिन जिस क्षेत्र से ये जुड़ी हुई कंपनी मार्केट शेयर बहुत ही बेहतर है, इनके पास प्रोडक्ट्स भी काफ़ी बेहतर हैं और मेरे ख्याल से जो प्रोडक्ट रिकॉल है उसकी भी रन रेट काफ़ी ऊपर की तरफ है। तो बने रहें और अगर जोखिम झेलने की क्षमता है तो 190 के आसपास एक स्टॉप लॉस बना करके चलें। तो 190 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए इस पोजीशन को, यही सजेशन है। अगला सवाल फेसबुक के जरिए विश्वजीत दत्ता ने भेजा है। लिबर्टी शूज 400 शेयर्स इन्होंने लिबर्टी शूज के खरीदे हुए हैं और जो इनका परचेजिंग प्राइस है इस स्टॉक में वो है 180 का। तो जानना चाहते हैं ये क्या करे, 30 रुपए के आसपास का नुकसान इनको हो रहा है क्योंकि 150 पर क्लोजिंग हुई है शेयर की। बताइए गौरांग जी। ये क्षेत्र जो है दीपाली, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आने वाले समय में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। इसकी एक बड़े वजह ये भी है कि जो चाइना और बांग्लादेश से पहले डंपिंग हो रही थी फुटवेयर को लेकर के, वो अब ये जो परिस्थिति वो काफ़ी नियंत्रण में आई है क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस वगैरह काफ़ी कुछ यहाँ पर पाबंदियाँ लगाई गई है सरकार की तरफ से। और जो मार्केट शेयर है इनका अब आने वाले समय में धीरे धीरे करके बढ़ेगा। तो फिर ये लिबर्टी शूज़, रिलैक्सो फुटवेयर, बाटा इंडिया जैसी जो कंपनियां हैं, वो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में शानदार तरीके से आपको परफॉर्मेंस आता हुआ दिखेगा। इनके नतीजे भी काफ़ी बेहतर तरीके से आएंगे क्योंकि इनकी जो बिक्री है वो भी अच्छी तरीके से ऊपर जा सकती है। तो बने रहें, नीचे थोड़ा बहुत और आता है 140-135 के आसपास, तो अगर निवेश लायक पूंजी है तो और जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऑन डिप्स और ऐड कर सकते हैं और अपनी मौजूदा पोजीशन को भी रखिए। रामचंद्रा हैं हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से। चंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाय दीपाली जी, ना गुड इवनिंग। मैं CNBC आवाज का निरंतर दर्शक हूँ। गुड इवनिंग। और मेरा सवाल है, जी पूछिए क्वेश्चन अपना।
रेडिको खेतान है 2200 शेयर 477। ठीक है गौरांग जी, रेडिको खेतान 477 की बाइंग है इनकी, 461 पर बंद हुआ है आज, और आपका सजेशन लेना चाहते हैं, क्या करेंगे इस स्टॉक में, बताइए। ये भी खपत से जुड़ा हुआ शेयर है दीपाली, और काफ़ी पुरानी कंपनी है, और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्फ लाइफ, विजिबिलिटी, मार्केट शेयर, सभी मापदंड में अगर आप तुलना करने जाए तो काफ़ी अच्छा है। थोड़ा समय लगेगा ऊपर के तरफ के दायरे आने के लिए, लेकिन मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि ये जो क्षेत्र है इसमें खपत को लेकर के कभी कमी नहीं आएगी यहाँ पर। हाँ, कुछ पाबंदियों को लेकर के दिक्कत आ सकती है केंद्रीय स्तर से राज्य स्तर पर जो भी परिवर्तन होते हैं नीतियों को लेकर के, लेकिन अगर लंबी अवधि का निवेश है तो मैं इनको बने रहने की राय दूंगा। ठीक है, तो बने रहिए, होल्ड कीजिए अपनी इस पोजीशन को। ट्विटर के जरिए एक सवाल भेजा है हमें गोविंद झा ने दरभंगा से, अशोक लेलैंड पर इनका सवाल है। इन्होंने 94 के प्राइस पर अशोक लेलैंड खरीदा है, व्यू इनका 2 इयर्स का है। तो बताइए गौरांग जी, अशोक लेलैंड काफी स्ट्रॉन्ग मूवर रहा है ये पूरे ऑटो स्पेस में, बाइंग इनके ऊपर की है अगर हाल ही के लेवल्स देखें तो, अब क्या करें? देखिए 2 साल का नजरिया है तो मेरे ख्याल से पहले तो बने रहें। दूसरी बात, ये स्टॉक हमने मेरे ख्याल से मुहूर्त ट्रेडिंग वाले समय में भी और आपके चैनल पर आपके साथ बात करते हुए, बाकी अन्य प्रोग्राम में आपके सहयोगी के साथ बात करते हुए, हमने एक बार नहीं कई बार इस स्टॉक पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी है। और एक चीज़ जिसको लेकर के मैं बहुत ही अस्वस्थ हो जाऊंगा वो है सरकार के तरफ से स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा, और वो अगर जल्द तारीख में आ जाती है, क्योंकि माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने इसका एक बार किया है, तो जितनी भी कंपनियां कमर्शियल व्हीकल बनाने से जुड़ी हुई हैं, अशोक लेलैंड हुआ, टाटा मोटर हुआ, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, आयशर मोटर हो गया, इन सभी कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि एक रिप्लेसमेंट डिमांड जो है दीपाली को बहुत तीव्र गति से इनकी बिक्री को ऊपर लेके जाएगी। हमारा लक्ष्य 125-130 का है, ये मध्यम से लंबी अवधि की, यानी कि 6-8 महीने से लेकर के 12 से 14 महीने का मैं लक्ष्य बता रहा हूँ। इनका नजरिया 2 साल का है, तो पहले बने रहें, गिरावट आती है तो और जुड़े और नतीजों पर गौर करें। ठीक है, सोनिया सेठी ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, पंजाब नेशनल बैंक पर 2000 प्राइस के 2000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 41 के प्राइस पर पंजाब नेशनल बैंक। आज हालांकि पीएसयू बैंक थोड़ा सा हल्के हुए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मूव हमने देखा है नवंबर की शुरुआत से ही। गौरांग जी, क्या राय रहेगी? ऊपर लिया इन्होंने पीएनबी भी अगर हाल ही के लेवल से अगेन देखें तो, इसीलिए थोड़ा नीचे क्योंकि स्टॉक थोड़ा हल्का हुआ आज, क्या करना चाहिए इनको अब? देखिए सरकारी बैंकों में जिस तरीके से पहले तो ये काफ़ी सारी बैंक को एक बैंक का में विलय हुआ, और ख़ास करके अगर आप पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इनका जो लोन बुक एक्सपोजर है वो वनरेबल सेक्टर में थोड़ा बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण नतीजों में परिवर्तन आने के लिए समय लगेगा। तो अगर इनका निवेश लंबी अवधि के लिए, तो मैं पहले तो बने रहने की राय दूंगा। और जिस तरीके से पिछले 2 या 3 तिमाही के नतीजे आए हैं पीएनबी के, सुधार के आसार दिखाई दे रहे हैं, और आने वाली तिमाही में ये जो सुधार है वो और भी गति ऊपर की तरफ पकड़ सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत पेशेंस, धैर्य इनको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल है। जी, अगले कॉलर ओमकार नाथ हमारे साथ हैं फोन लाइन पर वाराणसी से। ओमकार जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैम। मैंने गोकुलदास एक्सपोर्ट 81 रुपीज में 400 शेयर बाय किया हुआ हूँ, और मेरा मैम व्यू पॉइंट 2 से 3 महीने का है, तो मैम इसके ऊपर मैं राय जानना चाहता हूँ सर से। गौरांग जी, 2 से 3 महीने का व्यू है इनका गोकुलदास एक्सपोर्ट में, इनके भाव के आसपास ही है, क्या करना चाहिए? तो पहले तो 75, 75, 76 के आसपास एक स्टॉप लॉस बना करके चले, क्योंकि इनके पास 2 या 3 महीने ही हैं इस शेयर में निवेशित रहने के लिए। और दूसरी बात, 95 to 98 यानी कि 90 के ऊपर जाता है तो ये अपना धीरे धीरे करके मुनाफा समेट ले, क्योंकि समय इनके पास कम है, इसलिए ये बहुत ही कम दायरे में मैं बात कर रहा हूँ।
ठीक है, तो सजेशन आपको मिला है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पर। फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं अपनी इस पोजीशन को, बने रहिए, लेकिन हाँ एक स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होगा। तो ये सजेशन है आपके लिए इस स्टॉक पर। लेकिन चलिए एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में। निवेशकों में जागरूकता बढ़ावा देने की यह खास पहल है। किसी भी तरह की खरीदारी करते वक्त हमें अपनी जरूरतों का खास ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है उसको करते वक्त भी अपनी रिस्क क्षमता, अपनी रिस्क एपेटाइट और जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। एक समझदार निवेशक वही है जो किसी की कही सुनी बातों में नहीं आता है। तो गौरांग जी, आपकी राय क्या रहेगी? कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त, इन्वेस्टमेंट करते वक्त कौन सा स्टॉक आप चुन रहे हैं, उसमें कितना रिस्क है, इन सब खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, और क्या आप बोलना चाहेंगे इस मुद्दे पर? तो पहले तो एक चीज स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा दीपाली कि शेयर बाजार सभी जोखिम के अधीन है, और ये यहाँ पर जोखिम भी ज्यादा है तो यहाँ पर आपको मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा। और इतिहास गवाह है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का आप इतिहास और आंकड़े निकाल करके देखें और तुलना करें तो सबसे बेहतरीन रिटर्न आपको शेयर मार्केट यानी कि इक्विटी मार्केट ने खड़ा करके दिया है। अगर आपने सूझबूझ समझदारी के साथ अभ्यास करके लंबी अवधि के लिए अच्छी कंपनी में निवेश किया है तो आप तुलना आप सोने से कर लीजिए, आप रियल एस्टेट से कर लीजिए, बैंक एफडी से कर लीजिए, पीपीएफ से कर लीजिए, सभी मापदंड में आप देखने जाए तो लंबी अवधि में शेयर बाजार ने अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन इसके लिए जरूरी होता है कि आप अपना जोखिम ध्यान में रखें, समय दें और अनुशासन रखें, क्योंकि अनुशासन ही सबसे बड़ा एक थंब रूल होता है जहां पर आपको सफलता मिलती है। चलिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो फेसबुक ट्विटर की क्वेरीज तो करेंगे शाम में, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार और गौरांग शाह हमारे साथ बने हुए आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और अगले कॉलर संजीव है हमारे साथ फोन लाइन पर हिमाचल प्रदेश से। संजीव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? रिलायंस इंडस्ट्री के मेरे पास 200 क्वांटिटी है 1190 के प्राइस पे, तो अभी प्रॉफिट में एक बार ले लूं या अभी रुकूं? और दूसरा मेरा सवाल है गौरांग जी से ये है कि मुझे शॉर्ट टर्म में कोई ऐसा स्टॉक बता दीजिए, मतलब 1 मंथ के नजरिए से, जिसमें मुझे मतलब काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। गौरांग जी, एक आसान सवाल आपके लिए और एक मुश्किल सवाल। आसान सवाल, रिलायंस में क्या करना है, और मुश्किल की शॉर्ट टर्म में ऐसा स्टॉक बताना है जो बहुत ज्यादा मुनाफा दे इनको। संजीव जी, पहले तो रिलायंस में बने रहे और आप ही के चैनल पर सीएनबीसी आवाज पर एजीएम के बाद नतीजों के तिमाही नतीजों के बाद निरंतर हमने खरीदारी की राय बना करके रखी है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, और लक्ष्य अगर आप हमें पूछे तो 2650 से लेकर के 2800 के 50 लक्ष्य है ये लंबी अवधि के। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पुराने कारोबार में तो मेरे ख्याल से जिस प्रकार से श्रीमान मुकेश अंबानी जी ने एजीएम के दौरान अपने कारोबार को लेकर के विस्तार योजनाओं की बातें की हैं, खास करके क्रूड ऑयल टू केमिकल्स वगैरह जो बात की है, उसमें तो आपको अच्छा रुझान आता हो। लेकिन जो नए कारोबार हैं इनके, खास करके जियो का प्लेटफॉर्म हुआ, रिटेल हो गया, बाकी अन्य जो कारोबार है उसको लेकर के योगदान बहुत ही बेहतरीन तरीके से आएगा। तो निश्चिंत होकर के बने रहे अगर आपके पास मुनाफा बांधने के लिए जल्दबाजी नहीं है तो, और अगर आपके पास समय सीमा है तो। और ये जो दूसरा सवाल था दीपाली जी, ये मेरे ख्याल से अपने आप में ही मुझे मुश्किल में डाल देता है, क्योंकि काफ़ी लोग यही पूछते हैं कि भाई चट मंगनी पट भैया, ऐसा मतलब परिस्थिति वाला कोई शेयर बताइए हमें। लेकिन ये शेयर बाजार है और यहाँ पर आपको जोखिम भी ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ। तो मैं 2 विकल्प देना चाहूँगा। एक तो अशोक लेलैंड हमने अभी अभी जिक्र कर ही लिया है, लेकिन दूसरी एक कंपनी है जो कि एनबीएफसी है, गोल्ड लोन से ताल्लुक़ रखती है, और पिछले 15 दिन महीने भर में बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर के दायरे हमने देखे हैं, वो है मनप्पुरम फाइनेंस। लेकिन ये मैं मतलब यहाँ पर रिस्क भी होगा और मुनाफा भी होगा, तो आप अपने हिसाब से जोखिम माप करके आप निवेश कर सकते हैं। जी, अगला सवाल फेसबुक के जरिए सुनील ने भेजा है। एचडीएफसी लाइफ के 100 शेयर्स हैं इनके पास और जानना चाहते हैं कि
इनफैक्ट ये बाय करना चाहते हैं एचडीएफसी लाइफ के 100 शेयर्स, किस रेट पर बाय करें? और इनफैक्ट एचडीएफसी लाइफ पर एक और सवाल आया है ट्विटर से ही अरुण चौहान का। इनके पास ऑलरेडी है एचडीएफसी लाइफ और इनका परचेजिंग 630 का है। तो एक व्यूअर की 630 की बाइंग है, वो जानना चाहते हैं क्या करें, और एक एंट्री लेना चाहते हैं किस लेवल पर, बताइए। तो आप अगर स्तर ढूंढते बैठ जाएंगे दीपाली जी तो आप निवेश कभी नहीं कर पाएंगे। ये मेरी सोच और समझ है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कर सकते हैं। आपको निवेश करना है, और ये स्टॉक एचडीएफसी लाइफ आईपीओ के दौरान भी आप ही के चैनल पर, हमारे चैनल पर हमने निवेश की राय दी थी। उसके पश्चात नतीजों को देखते हुए बुनियादी तौर पर खरीदारी की राय दी। लक्ष्य हमने करीबन 750 से 800 का रखा है लंबी अवधि के लिए। तो जिन्होंने निवेश किया है निवेशित रहे और गिरावट पर और जुड़े। जिन्होंने निवेश नहीं किया है वो निवेश कर सकते हैं। और ये भी एक स्टॉक है जो मैंने, मेरे ख्याल से मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन 3 या 4 स्टॉक में से ये एक स्टॉक था, मुझे याद है, जिसका मैंने जिक्र किया था। और मुझे पूरी उम्मीद है, और हाँ, जिन्होंने नहीं किया है वो इस स्तर पर शुरुआत करें और धीरे धीरे करके जोड़ते जाए। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि निवेश करने के लिए शेयर बाजार में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुनाफा समेटने के लिए 2 बार नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये सजेशन है आपके लिए एचडीएफसी लाइफ पर। क्विकली राहुल का सवाल और ले लेते हैं। गुजरात से उन्होंने भेजा है अल्फा जियो पर। इन्होंने 232 के प्राइस पर 50 शेयर्स खरीदे हुए हैं। इनफैक्ट हमारे साथ कनेक्टेड हैं। राहुल नमस्कार, अल्फा जियो है आपके पास, क्या बाइंग प्राइस है? हाँ, 232। नमस्कार। 232 आपका प्राइस है, ठीक है। गौरांग जी 211 पर बंद हुआ है, 20 रुपए का नुकसान इनको हो रहा है हर शेयर पर। क्या सजेशन रहेगा अल्फा जियो? समय सीमा मुझे ध्यान सुनने में नहीं आया। अगर ये छोटी या मध्यम या लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं दीपाली। गौरांग जी समय सीमा में इन्होंने मेंशन नहीं किए, बट आप दोनों पर्सपेक्टिव से राय दे दीजिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों। तो छोटी अवधि में 505 के नीचे आप स्टॉप लॉस, हालांकि थोड़ी देर हो गई है क्योंकि इनके निवेश से सर से कुछ 20 रुपया नीचे आया है, तो 205 के आसपास एक स्टॉप लॉस बना करके चले। और अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो 210 के नीचे और जोड़े, और मुझे उम्मीद है लंबी अवधि में इनको एक मुनाफे वाली एग्जिट मिल सकती है। जी, तो एक स्टॉप लॉस रख लीजिए 205 के आसपास का और बने रहिए अपनी इस पोजीशन में, होल्ड कीजिए। चलिए फिलहाल इतने सवाल करेंगे शामिल। कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से गौरांग जी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी। जो भी शेयर्स के बारे में हमने राय रखी है आपके सामने, वहां पर हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन हम इसी तरीके से राय देते हैं। और आप सभी को शुभ रात्रि हमारी तरफ से। शुक्रिया आपका सभी स्टॉक्स पर अपना व्यू देने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।